दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आज सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की थी और कुछ सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों की पोस्ट थी। वो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के वजीर, पावर मिनिस्टर, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री और भारत सरकार के जो आवास मंत्री हैं मनोहर लाल जी, मनोहर लाल खट्टर के बारे में एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पर। हालांकि समसामयिक पोस्ट तो नहीं है वो, लेकिन अगर कोई संदेश देना हो और कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसी पोस्ट हो, कोई ऐसी बात हो जिससे कि समाज में संदेश जाता हो, और वो भी आज के इस युग में, इस समय जब आपाधापी का युग है, हर व्यक्ति अपने आप में मस्त है, किसी को समाज की, किसी की कोई चिंता नहीं है, कोई किसी के बारे में बात करने सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में अगर कोई ऐसे संदेश अग्रेषित हों जो कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए कई मायने रखते हो, तो फिर उसकी चर्चा हो जाती है। दरअसल मैं आपको जो बता रहा था, सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही थी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर। उन पोस्ट में था कि मनोहर लाल जी ने अपना जो उनकी संपत्ति है, जो भी उनकी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति जो उनकी, अगर देखें तो आंकड़ों के हिसाब से चलें, जब उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन किया था, उसके अंदर जो उन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की थी। और मनोहर लाल ने कहा है कि उनकी जो भी संपत्ति है, चल अचल जो भी संपत्ति है, वे प्रधानमंत्री राहत कोष में जब नहीं रहेंगे, यानी कि अपने बाद में ये कहा था कि उस सारी संपत्ति को प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया जाए। इसके साथ ही मनोहर लाल जी ने एक ऐलान और किया था जनवरी 2024 में। रोहतक जिले के बनियानी गांव से उनका मूल है। जो डिवाइडेशन हुआ, डिवाइडेशन के बाद जब पंजाबी परिवार जो बंटवारे के बाद में विस्थापित हुए, तो उस समय क्योंकि मनोहर लाल झंग जिले से आते थे, तो झंग जिले के जो लोगों को अलाट हुआ था वो रोहतक के आसपास के जिले हुए थे, रोहतक के आसपास के गांव हुए थे। तो मैं बता रहा था, बनियानी गांव मनोहर लाल जी का पैतृक गांव है। जनवरी 2024 में बतौर मुख्यमंत्री अपने गांव में गए थे, और जब गांव में गए तो गांव में अपना जो उनका पेरेंटल पैतृक मकान था, उस मकान को उन्होंने पुस्तकालय के लिए दान कर दिया। अपना हिस्सा भी और अपने चचेरे भाई का हिस्सा भी। भाई से बात कर ली होगी, चचेरे भाई के परिवार से बात कर ली होगी, और बात करने के बाद उस संपत्ति को, यानी कि उस पेरेंटल मकान को दान कर दिया, सरकार के हवाले कर दिया, और कहा कि इसके अंदर पुस्तकालय खोला जाए ताकि जो छात्र हैं, बच्चे हैं, जो भावी भविष्य के निर्माता हैं, जो भावी भारत के निर्माता हैं, वो उससे सीख करके, पढ़ करके देश के विकास में कुछ अपना योगदान दें। एक अच्छी मंशा के साथ, अच्छी सोच के साथ मनोहर लाल ने अपने पेरेंटल मकान को, जो उनका विरासत थी, उसको दान कर दिया। उसके बाद मैं आपको बता रहा था ये बात जो उन्होंने कही कि उनकी जो चलाचल जो भी संपत्ति है, जब वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद में उसको प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दिया जाए। विरासत किया करते हैं लोग, अपनी विरासत किया करते हैं अपने भाइयों को, भतीजों को, परिवार के लोगों को, भाई बंधुओं में, संतान में। मनोहर लाल जी अविवाहित हैं। बाकी परिवार के अंदर, जो मैं उनको एक बार सुन रहा था, कह रहे थे कि परिवार के अंदर भाइयों के बीच में कोई विवाद ना रहे, इसलिए अपनी जो संपत्ति है वो प्रधानमंत्री राहत कोष के जरिए आम लोगों के हित में, आम लोगों के कल्याण के लिए काम आए, इस सोच से उन्होंने दान कर दी। अगर मैं देखूं तो चाहे सनातन संस्कृति हो, चाहे हिंदू धर्म है, आप किसी भी धर्म संप्रदाय मत को मानते हैं, सभी के अंदर कहा गया है कि समाज के लिए, प्रकृति के लिए, अच्छे भले कार्यों के लिए आपको अपने जो आपकी कमाई होती है उसका कोई ना कोई हिस्सा, कोई ना कोई अंश जरूर निकालना चाहिए। और खासकर हिंदू धर्म के अंदर तो दशांश का बड़ा महत्व कहा गया है। मैं एक बार मनोहर लाल को सुन भी रहा था। पिछले दिनों वो पलवल जिले के हथीन क्षेत्र में आए हुए थे, और वहाँ पर जो उनका भाषण था वो पॉलिटिकल भाषण नहीं था, राजनीति से पूरी तरह हट करके था। हालांकि राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, लेकिन उनका जो भाषण था, क्योंकि वो आए थे हथीन के अंदर एक
विधायक रहे हैं, हथीन क्षेत्र से संबंधित थे, फरीदाबाद के विधायक रहे थे नरेंद्र गुप्ता। नरेंद्र गुप्ता ने अपने पूर्वजों, अपने पितरों की स्मृति में वहाँ पर एक भवन बनाया, धर्मशाला, और वो समाज के समर्पित की, समाज के लिए, समाज को समर्पित करने के लिए आए हुए थे मनोहर लाल। और मनोहर लाल का जो वहाँ भाषण था वो पूरी तरह से सामाजिक और आध्यात्मिक था। उस भाषण के अंदर मनोहर लाल जी कह रहे थे कि हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में कहा गया है कि दशांश, यानी कि जो आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा, उसके 10वें हिस्से को आप सामाजिक कार्यों के लिए, प्रकृति के लिए, ईश्वरीय कार्यों के लिए, धर्म के कार्यों के लिए, समाज के कार्यों के लिए लगाएं। और दशांश कहने का भी एक महत्व है। दशांश को यूं ही नहीं कहा गया, और दशांश का जिक्र आपको किसी न किसी रूप में हर जात, समाज, हर धर्म, हर मजहब में मिलेगा। मैं पहले आपको दशांश का मतलब बताऊं तो दशांश यूं कहा गया है कि मनुष्य के अंदर 10 इंद्रियां मानी गई हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कामेंद्रियां। उसके लिहाज से कहा गया है कि फिर आपके पास जो कमाई आती है उसका दशांश यानी कि 10वां हिस्सा आप समाज के कार्यों में लगाएं। और अगर आप देखें तो तमाम, मैं आपको बता रहा था, आगे भी बताऊंगा उसके अंदर, कि दशांश का हर धर्म मजहब में जो आपको बता रहा था, पहले वही बता दें कि अगर दशांश की बात करते हैं तो हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में उसको दशांश कहते हैं। अगर सिख धर्म में जाएंगे तो उसको दशमंश कहते हैं, यानी कि 10वां हिस्सा। अगर आप मुस्लिम्स में जाएं, इस्लाम में जाएं तो उसको जकात कहा जाता है, कि जब भी आप कोई पर्व मनाते हैं तो उस टाइम जकात दी जाती है। अगर आप क्रिश्चियंस में जाएं तो क्रिश्चियंस में इसको टाइदिंग कहा जाता है। यानी कि सभी धर्म मजहब, किसी के अंदर भी उसका मूल है कि आपको जो मिला है उसका एक अंश आप ईश्वरीय कार्यों के लिए, प्रकृति के लिए, समाज के लिए, समाज के वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, आपके आसपास जिनके पास अभाव है उनके लिए खर्च करें। और ये भी कहते हैं कि अगर आपने वो दशांश किया है तो कहीं ना कहीं वो आपको बढ़कर मिलता है। मैं आपको बता रहा था, इसका जिक्र इसलिए था कि मनोहर लाल जब हथीन के अंदर बोल रहे थे तो वो एक संदेश दे रहे थे। उनका एक संदेश था कि व्यक्ति को अपने जो उसकी कमाई है उसका कोई ना कोई हिस्सा, जितना वो ठीक समझें, अगर 10वां हिस्सा नहीं तो 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा नहीं तो दूसरा हिस्सा नहीं कि लगाए। और इसी लिहाज से मैं कह रहा था आपको कि उन्होंने जो अपनी पेरेंटल संपत्ति थी, क्योंकि अवाहित है, खुद ही कहा था कि परिवार के लोग आपस में बाद में झगड़े ना उसकी संपत्ति को लेकर के, इसलिए पहले ही विरासत कर दी कि मेरे बाद में ये जो कुछ भी है वो समाज के लिए है। और वैसे भी अगर कहें तो हम तो सामाजिक चलन की बातों में हमेशा कहा करते हैं। अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो कहा करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। अगर हम संस्कृति की बात करें तो कहते हैं कि ईश हमें बहुत देता है, हम भी कुछ देना सीखें। और इसी प्रकार की बातों से लेकर के जब ये बात चली कि जो सोशल मीडिया की पोस्ट थी उसके अंदर जब देख रहे थे, अगर आप प्राचीन संस्कृति में जाएं, प्राचीन बात करें तो शासक के लिए सब कुछ कहा गया है। शासक यानी कि राजा, और आज के राजा का मतलब ये हुआ कि जनप्रतिनिधि नेता, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पार्षद हो, सरपंच हो, उनके लिए कहा गया है कि शासक के मन में सब कुछ होना चाहिए। शासक के मन में समाज भी होना चाहिए, शासक के मन में धर्म भी होना चाहिए। और जब भी कोई ऐसा शासक होगा जो समाज और धर्म और ईश्वर यानी कि इन सब बातों से जुड़कर चलेगा, तो फिर उस शासक के शासन में, उस राज के अंदर, उस सत्ता के अंदर, पुराना समय शासन कहा जाता था, आज सत्ता कहा जाता है। पुराना समय कहा जाता था राजा महाराजा, मैं आपको बता रहा था, आज वो वजीर और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम सभी हुआ करते हैं। और अगर जैसा वो आचरण होगा वैसा ही समाज को संदेश जाएगा। जो आपको मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया की पोस्ट देखकर बात करने का आपसे मन हुआ कि आज ज़रूरत है समाज के लिए कि इसी प्रकार के नेता हों, इसी प्रकार के जनप्रतिनिधि हों जो ये सोच रखें कि हमें कुछ समाज के लिए करना चाहिए। और अगर पुरानी बात कही जाती है कि जो आइडियल हुआ करते हैं, जो रोल मॉडल हुआ करते हैं, उनसे लोग देखते और सीखते हैं। और अगर आप देखें तो आइडियल्स के अंदर, रोल मॉडल्स के अंदर वही सभी आ गए, खिलाड़ी आ गए, नेता आ गए, बड़े करेक्टर आ गए, बड़े फिल्मों के या इसके जो बड़े किरदार हो गए, उनको लोग देख करके सीखते हैं। और आज ज़रूरत ऐसी है कि ये समय की ज़रूरत है कि चाहे जो भी रोल मॉडल हो, जिस भी क्षेत्र के हों, वो ऐसा संदेश अग्रेषित करें, ऐसा संदेश आगे भेजें जिससे कि मानव मात्र के अंदर, मानव जाति के अंदर और समाज के अंदर इस प्रकार का संदेश जाए कि हमें भी कुछ सीखना चाहिए, समर्पण की भावना, त्याग की भावना। आप इन बातों से कितना सहमत हैं?
कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।